देखिए यहाँ पर अब हम समझेंगे कि जो क्लास 11th है, 11th की जो मैथ्स है हमारे एमपी बोर्ड के अंदर, अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो हम पैटर्न पढ़ेंगे वो नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सिलेबस को पूरा कंप्लीट करेंगे। और आपको मैं बता देता हूँ कि जो हमारा एमपी बोर्ड है, ठीक है, एमपी बोर्ड नूतन की जो मध्य प्रदेश के अंदर नूतन की जो बुक चलती है उसके मैं आपको कंप्लीट वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पर इस नई शिक्षा नीति के अंदर जो स्टूडेंट ने 10th पास की है और वो 11th में मैथ्स पढ़ना चाहते हैं अपने स्कूल में, मैथ सब्जेक्ट को जिन्होंने लिया है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इकाई फर्स्ट। ठीक है, कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश बोर्ड ने पूरी बुक को 12 यूनिट में बांटा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर समझेंगे। तो हम आज मैथ्स को स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के लिए, और यहाँ पर अध्याय है हमारा सबसे फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है समुच्चय। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे कि समुच्चय होता क्या है, समुच्चय किसे कहा जाता है, समुच्चय के बारे में हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट डिटेल समझेंगे। तो देखिए समुच्चय जो होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, उसकी परिभाषा मैं बोल देता हूँ, इसको आप ध्यान से समझिएगा। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। तो जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है समुच्चय, जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं समुच्चय, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट समझाऊंगा। ठीक है, अब ये समुच्चय होता क्या है, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को। ठीक है, यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा है समूह, इसके बारे में आप समझिए क्या आ रहा है, समूह। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समूह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब दो प्रकार के समूह कैसे हो सकते हैं, कहने का मतलब पहला जो प्रकार है, मान लिया जाए अगर हम बात करते हैं किसी समूह की, अगर हम बात करते हैं अंगूर के गुच्छे जो होते हैं, ठीक है, अंगूर के जो गुच्छे होते हैं, गुच्छे में अंगूर की संख्या, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। देखिए कि जो गुच्छा होता है, ठीक है, गुच्छा क्या होता है, जो अंगूर होता है, अंगूर, ठीक है, अंगूर के जो एक गुच्छा होता है, ठीक है, अंगूर का जो गुच्छा होता है, यहां आप लिख सकते हो अंगूर का गुच्छा। ठीक है, अंगूर का गुच्छा जिसे हम बोल सकते हैं। तो जो अंगूर का गुच्छा होता है उसके अंदर अंगूर की संख्या, अंगूर की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे समूह क्या होता है, समूह दो प्रकार का होता है, आप अपनी मेमोरी में ये ध्यान रखना इस सेट्स के अंदर। ठीक है, एक प्रकार का वो होता है जैसे कि अगर हम बात करते हैं अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा मतलब अंगूर की संख्या। तो क्या किसी अंगूर के गुच्छे के अंदर आप ये बता सकते हो कि उस गुच्छे के अंदर कितने अंगूर होंगे? तो आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते हो कि उस अंगूर का जो गुच्छा होता है उसके अंदर अंगूरों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर समूह जो होता है, समूह के अंदर कितनी भी संख्याएं हो सकती है, कितनी भी संख्याएं आ सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अंगूर का गुच्छा, तो इसमें हमने लिखा अंगूर की संख्या। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अंगूर की संख्या 1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। मतलब इसके अंदर कोई भी नियम नहीं बनाया गया है, इसके अंदर अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं बना है कि अंगूर का जो गुच्छा होता है उसके अंदर अंगूर की संख्या 5 होगी, 10 होगी, 20 होगी, 50 होगी, ये नियम नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो वहाँ पर जो अंगूर है, अंगूर का जो गुच्छा है और उसके अंदर जो अंगूर है वो एक समूह है। क्या है वो? उसको आप बोल सकते हो समूह, सिर्फ क्या बोल सकते हो? समूह। तो अंगूर का जो गुच्छा है, ये बात हम समझ गए कि ये एक समूह है। क्या है ये? एक समूह है। लेकिन समुच्चय की परिभाषा क्या बोलती है? समुच्चय की डेफिनेशन होती है, ध्यान से सुनिएगा, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पर शब्द आ रहा है सुपरिभाषित। ठीक है, सुपरिभाषित।
ठीक है। अब ये सुपरिभाषित क्या होता है? सुपरिभाषित आप उसको बोल सकते हो जो किसी नियम के अंदर बंध जाता है, वो नियम से बंधा रहता है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो 1 दर्जन केले, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 1 दर्जन केले, ठीक है। तो 1 दर्जन जो केले होते हैं उसके अंदर केलों की संख्या कितनी होती है? तो आप बोल सकते हो उसके अंदर केलों की संख्या 12 होती है। कितनी होती है? 12। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि जो 1 दर्जन केले होते हैं, 1 दर्जन केले के अंदर केलों की संख्या 12 होती है। इसको एक नियम से बांध दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया है? एक नियम से बांध दिया जाता है। एक नियम से इसको क्या कर दिया गया है? बांध दिया गया है। ये बंध गया है। इस नियम को कोई भी तोड़ नहीं सकता है। इस 1 दर्जन केले के अंदर कोई भी 13 केले नहीं कर सकता है। तो बात यहां पर यह है कि जो ये दोनों है, अंगूर का गुच्छा जो है ये भी एक समूह है। क्या है? समूह है। और ये 1 दर्जन केले ये भी क्या है? एक समूह है। क्या है? समूह है। लेकिन इन दोनों के अंदर अंतर क्या है? इन दोनों के अंदर अंतर क्या है? अगर आप इस बात को समझ गए तो ये समुच्चय के अंदर समूह और समुच्चय को समझ जाओगे। तो जो समूह है अंगूर के गुच्छे की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कितने अंगूर होंगे हम नहीं जान सकते कितने होंगे, लेकिन 1 दर्जन केले जो होते हैं उसके अंदर 12 केले होते हैं। इस बात को हम जानते हैं। तो यहाँ पर समूह दोनों तो है, समूह दोनों हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं समुच्चय की तो समुच्चय सिर्फ क्या होगा? केलों, ये क्या बन जाएगा? समुच्चय बन जाएगा। समुच्चय कैसे बन जाएगा? ये समुच्चय इस टाइप से बनेगा कि इसने एक नियम को पकड़ लिया है, एक नियम से बंध गया है। इस नियम को कोई भी तोड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पर 1 दर्जन केले जो है वो एक समुच्चय है। और अंगूर के गुच्छा जो है, अंगूर के गुच्छों में अंगूरों की संख्या जो है वो एक समूह है। तो समुच्चय क्या कहता है? समुच्चय में आपसे ये कहा जाता है, समुच्चय उसे कहा जाता है वस्तुओं के सुपरिभाषित, मतलब एक नियम में बंध जाता है। जो एक नियम में बंध जाता है उसको हम समुच्चय कहते हैं। तो डेफिनेशन बोल रही है वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं समूह और समुच्चय की, तो जो नियम से बंध जाता है, जो एक नियम से बंधा रहता है, वही एक समुच्चय होता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर, ठीक है, मालाएं 2 प्रकार की देखी है, ठीक। एक हमने यहाँ पर देखी है कि शादी और विवाह में अगर कोई माला पहनते हैं और वो किससे बनी होती है? जैसे कि गेंदे के फूल। अगर शादी विवाह में कोई भी वर वधू माला पहनते हैं तो उसके अंदर वो गेंदे के फूल से बनाई जाती है। तो क्या आप उसके अंदर ये कह सकते हो कि उस माला के अंदर कितने फूल होंगे? जब कोई भी माला बनाने वाला उस गेंदे के फूल की माला बनाएगा तो वो उस माला के अंदर 100 फूल भी ले सकता है, 200 फूल भी ले सकते हैं, 10 फूल भी ले सकते हैं, 15 फूल भी ले सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या है भाई? ये क्या है? एक समूह है। क्या है? समूह। लेकिन जब कोई अगर हमारे प्रभु राम का नाम लेते हैं, हमारे प्रभु राम का नाम लेते हैं, राम के नाम का जप करते हैं, तो उस माला के अंदर कितने पारे होते हैं? तो हम जानते हैं 108 पारे होते हैं। कितने पारे होते हैं? 108, ठीक है।
तो जब हम श्री राम का नाम का जाप करते हैं, जय जय श्री राम करते हैं और माला का जप करते हैं, उस माला के अंदर एक नियम बंधा हुआ है। जब वो माला बनाई जाती है तो उस माला के अंदर एक 108 पारे होते हैं। तो वो क्या है? एक समुच्चय है। ये सिर्फ आपको समझने वाली बात ये है कि आपको ये सोचना है कि कौन सा समुच्चय होता है और कौन सा समुच्चय नहीं होता है। अपने माइंड में ये आपको सेट करके रखना है, ठीक है। माइंड में सेट करने का तरीका मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आप दो बात याद रखना, जब शादी में वर वधू के लिए जो माला बनाई जाती है, वो माला के अंदर जो फूल होते हैं वो सिर्फ समूह है। सिर्फ क्या है? समूह। उसको हम समुच्चय नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब कोई राम भक्त कोई भी अगर राम नाम का जप करते हैं माला से, तो जो वो माला बनाई जाती है, तुलसी की माला बनाई जाती है, उस तुलसी की माला के अंदर जो पारे होते हैं, ठीक है, उनकी संख्या जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ 108 होती है। अगर 109 है, 110 है, तो हम कहेंगे कि वो माला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही हमारी भारतीय संस्कृति में ये प्रथा चली आ रही है कि उस माला के अंदर 108 पारे होना चाहिए। तो यहाँ से आपने दो बातें तो सीख ली होगी कि जो कौन सा समुच्चय होता है और कौन सा समुच्चय नहीं होता है। अब आपको अपने माइंड में ये सेट करके रखना है। कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको इसमें ये बताना है कि ये समुच्चय है और ये समुच्चय नहीं है। सिर्फ ये सोचना है कि वो नियम से अगर बंध गया, जैसे कि अगर हम बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो देखिए अगर हम बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो क्या होती है? ए ई आई ओ यू, ठीक। ए ई आई ओ यू क्या है? ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, वोवेल्स है, ठीक है। इसके अंदर कितने अवयव होते हैं? 1 2 3 4 5, ए ई आई ओ यू। तो ये क्या है? एक समुच्चय है। तो समुच्चय क्या होता है? जब कोई भी एक समूह, जब कितना भी बड़ा कोई समूह हो, वो एक नियम से बंध जाता है, वो एक नियम से बंधा बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी बुक है, ठीक है। जो स्टूडेंट क्लास 11th में मैथ्स पढ़ रहे हैं उनको इस बुक से पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर जो NCERT वाले स्टूडेंट हैं अदर बोर्ड के, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, वो भी इस बुक से पढ़ सकते हैं। सिलेबस सेम है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम MP बोर्ड के लिए इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब हम समझेंगे प्रश्नावली हमारी फर्स्ट ए है, ठीक है। प्रश्नावली क्या है? हमारी फर्स्ट ए है। और यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न के फर्स्ट प्रश्न हमको दिया गया प्रश्न क्रमांक 1, समूह तथा समुच्चय में क्या अंतर है। तो मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट समझा चुका हूँ कि समूह और समुच्चय में अंतर क्या होता है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ इसके बारे में। समूह जो होता है उसके अंदर कोई भी नियम नहीं होता है। समूह जो होता है उसके अंदर कोई नियम नहीं होता है कि उस समूह के अंदर कितनी संख्याएं आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मान लिया जाए, ठीक है, समूह की अगर हम बात करते हैं कि समूह क्या होता है, आप किसी का भी एक समूह बना लीजिए, ठीक है। किसी का भी आप एक समूह बनाइए, ठीक है, और आप अपने माइंड से इस बात को सोचिए कि क्या वो किसी नियम से बंध गया है क्या। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं पालतू पशुओं का समुच्चय, पालतू पशुओं का समूह, ठीक। जब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि अगर हम देखते हैं गौ माता, ठीक है, गाय जिसको हम गौ माता बोलते हैं, गाय क्या
गाय का क्या ऐसा कोई नियम होता है कि वो एक समूह बनाती है? जैसे कि मान लिया जाए 5 गाय एक साथ चल रही है, ठीक है, तो क्या उनका ऐसा कोई इतिहास में ऐसा कोई नियम बनाया गया कि अगर 5 गाय एक साथ चलती है तो उस समूह को हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कोई भी पालतू पशु जो है वो 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो एक समूह बना है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं गाय का जो समूह है उसके अंदर 5 गाय है। कितनी गाय है? 5 गाय हमने बोल दिया, ठीक है। अब ये 5 गाय जो है, ठीक, इनका एक समूह बना दिया हमने, एक समूह बनाया है, तो ये सिर्फ एक समूह ही है, इसको हम समुच्चय नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि ये किसी नियम से नहीं बंधा है। जबकि यहां पर क्या होता है, समुच्चय क्या होता है? समुच्चय क्या होता है? जब कोई समूह जो होता है वो एक नियम से बंध जाता है, उस नियम को हम नहीं तोड़ सकते हैं। जब कोई समूह एक नियम से बंध जाता है, उस नियम को हम नहीं तोड़ सकते हैं, तो ऐसा समूह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्रिकेट इंडिया टीम की, तो एक टीम के अंदर मैदान में कितने खिलाड़ी होते हैं इंडिया टीम के? तो आप बोल सकते हो कि 11 खिलाड़ी होते हैं, 11। क्यों? क्या वहाँ पर जब इंडिया टीम क्रिकेट खेलती है पाकिस्तान के साथ, तो क्या जब फील्डिंग अगर करते हैं इंडिया के, तो क्या वहाँ पर 12 खिलाड़ी फील्डिंग करते हैं क्या? ठीक, तो 12 खिलाड़ी फील्डिंग नहीं करते हैं, ठीक। कितने खिलाड़ी फील्डिंग करते हैं? 11। तो यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा नियम बना दिया, उस नियम को बांध दिया कि इंडिया टीम के अंदर सिर्फ 11 खिलाड़ी रहेंगे। टीम कोई सी भी हो, चाहे पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, कोई सी भी टीम हो, हर टीम में 11 खिलाड़ी होंगे, ठीक है। 11 खिलाड़ी क्रिकेट में रहेंगे, ठीक है। अब उन्होंने जो नियम बांध दिया है, जो नियम बनाया है, तो भाई वो एक समूह है 11 खिलाड़ियों का। इंडिया टीम के खिलाड़ी, जब आप इसको देखते हो कि इंडिया टीम के खिलाड़ी का अगर समूह बनाया जाता है तो उसके अंदर 11 होते हैं और वो एक नियम से बंध गया है, उस नियम को कोई नहीं तोड़ सकता है। तो ये क्या है? एक समूह है। क्या है? ये एक समूह है, ये मत भूलना। क्या है? ये एक समूह है, लेकिन ये समूह एक नियम से बंध जाता है, जिस नियम को हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि सुपरिभाषित है। क्या है? सुपरिभाषित, ठीक है, वेल डिफाइंड जिसे हम बोलते हैं। तो ये सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित का मतलब जिसकी कोई परिभाषा हो, जिसका कोई अपना एक नियम हो, जिस नियम का वो उल्लंघन नहीं कर सकता है, जिस नियम को वो तोड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? समूह जो होगा ये क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। कौन सा? कि इंडिया टीम के खिलाड़ी, ये क्या है? एक समुच्चय है। लेकिन अगर हम पालतू पशुओं का समय देखते हैं, हाँ, हम एक बात और बोल सकते हैं इसके लिए, जब इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, क्रिकेट होता है, ठीक है, जब मैच होता है, जब क्रिकेट चलता है, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि जो स्टेडियम होता है उसके अंदर कितने व्यक्ति होंगे? क्या वर्ल्ड कप ने या किसी ने ऐसा नियम बनाया है कि वो जो स्टेडियम होगा उसमें 5,000 लोग ही होंगे, 10,000 लोग होंगे, 17,000 लोग होंगे, 18,000 होंगे? ऐसा कोई नियम नहीं बना। तो जो दर्शक होते हैं, जो क्रिकेट को देखते हैं, वो एक समूह है। वो क्या है? एक समूह है, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा नियम नहीं बना है। तो ध्यान रखिएगा, समूह क्या होता है? दुनिया की किन्हीं भी वस्तुओं का आप समूह बना सकते हो, लेकिन जिस समूह के अंदर एक नियम आ जाता है, एक नियम से बंध जाता है, वही एक समुच्चय कहलाता है, वही एक समुच्चय बन जाता है। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, कैसे बताएंगे? ठीक है, इसकी परिभाषा हम कैसे बताएंगे?
प्रत्येक समुच्चय, इसकी डेफिनेशन आप कैसे बोल सकते हो, आप अपने माइंड से अब इसे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। प्रत्येक समुच्चय, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये एक समुच्चय है। क्या है, क्या है ये? एक समुच्चय। प्रत्येक समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय एक समूह होता है। मतलब अगर वो समुच्चय है तो वो समूह होगा, अगर वो समुच्चय है तो समूह होगा, तभी तो वो समुच्चय बना। देखिए, जिस प्रकार से अगर हम जन्म लेते हैं, क्या लेते हैं? जन्म, तो बचपन, ठीक। अब जब आप बचपन में हो और क्या हो जाओगे? आप बड़े हो जाओगे, ठीक है। अब जब आपका बचपन आया, ठीक है, और आप पहुंच गए बुढ़ापे में। बुढ़ापे में आप कब पहुंचे? बचपन था, तो बुढ़ापे में बचपन तो आया होगा, लेकिन क्या बचपन में ही अगर हमारी डेथ हो जाती है तो क्या हम बुढ़ापे पे पहुंचते हैं? नहीं पहुंचते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, अगर आप बुढ़ापे पर पहुंच गए हो, ठीक है, तो बचपन से आप निकले हो। इसी प्रकार से कोई भी समुच्चय अगर है तो वो समूह से गुजरा होगा। मतलब वो एक दिन समूह था, लेकिन उसको क्या बना दिया गया? समुच्चय। कब? जब उसने एक नियम का पालन किया। इसी प्रकार से मैंने आपको बचपन और बुढ़ापे की बात बताई है। अगर आप बुढ़ापे में पहुंचे हो तो आप जरूर इस बचपन से निकले होंगे। तो प्रत्येक समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय समूह होता है। प्रत्येक सुपरिभाषित समूह, आप ऐसा भी बोल सकते हो, प्रत्येक सुपरिभाषित समूह समुच्चय होता है। सुपरिभाषित मतलब वो एक नियम से बंध जाता है। लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि हर समूह, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि हर समूह समुच्चय हो, ऐसा नहीं होता है। हर समूह समुच्चय नहीं होता है। हर समूह समुच्चय नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ वही समूह समुच्चय बनता है जो एक नियम का पालन करता है, जो सुपरिभाषित होता है। तो प्रत्येक समूह, प्रत्येक सुपरिभाषित समूह समुच्चय होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर समूह समुच्चय हो। सिर्फ और सिर्फ सुपरिभाषित समूह ही समुच्चय होता है। उदाहरण के लिए पालतू पशुओं का समूह, ये सिर्फ क्या है? समूह है। और इंडिया टीम में खिलाड़ियों की संख्या, ये क्या है? समुच्चय है। तो यहाँ पर आप इसके बारे में इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। अब हम यहाँ पर आगे समझते हैं, आगे पढ़ते हैं। प्रश्न ने आपसे कहा है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं। अब आपको इसके अंदर ये पहचान करना है, आपको यहाँ पर पहचान करना है कि कौन से समुच्चय है और कौन से नहीं है। ये सिर्फ आपको क्या करना है? पहचान करना है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपतियों का समूह, मतलब क्या आप ये जानते होंगे कि भारत के जो भूतपूर्व पहले के जो राष्ट्रपति है उनकी संख्या डिफाइंड है, मतलब लिमिटेड है, ठीक है, और यहाँ पर काउंट भी किया गया है। तो ये एक नियम से बंधी हुई प्रक्रिया है, ठीक। अब आप ये देख लेना कि कौन कौन से राष्ट्रपति पहले थे, और आप जब उनका लिस्ट निकालोगे, अगर आपको इसको नेट पर अगर आप सर्च करोगे तो आपको इनकी संख्याएं मिल जाएगी, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपतियों की संख्या, ठीक है। जैसे कि अब्दुल कलाम के बारे में बता देता हूँ। तो अब्दुल कलाम भी क्या है? पहले एक राष्ट्रपति थे, उनको भी काउंट किया गया। तो ये क्या है? एक नियम से बंधा हुआ समूह है, ठीक है। अगर आपसे कभी कोई किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कि पूछा जाता है कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपतियों की संख्या लिखिए, उनके नाम लिखिए, तो हर एक स्टूडेंट जो है वही लिखेंगे। मतलब ये एक नियम से बंध गया है, ये जो समूह है एक नियम से बंध गया है। तो आप इसे बोल सकते हो कि ये समुच्चय है। क्या है ये? समुच्चय है, ये एक सेट है, ठीक है। भारत के सभी राज्यों का समूह,
ये भी क्या है, समुच्चय है। क्या है ये, समुच्चय है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं विश्व के महानतम व्यक्तियों का समूह, ठीक, तो भारत के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर इस बात को गूगल भी नहीं बता सकता है कि भारत के महान व्यक्ति कौन कौन थे, लेकिन आपको गूगल ये बात बता देगा, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपतियों के नाम आपको बता देगा, संख्या भी बता देगा, और वो एक नियम से बंधी होगी। लेकिन भारत के सभी राज्यों का समूह भी गूगल आपको बता देगा अगर आप सर्च करोगे तो, लेकिन विश्व के महानतम व्यक्तियों का समूह गूगल आपको नहीं बता सकता कि विश्व के महानतम व्यक्ति कौन कौन थे। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं विश्व के अंदर। तो ये सिर्फ क्या है, एक समूह है। ये क्या है, एक समूह है। क्या है ये, एक समूह है, कलेक्शन है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक समूह है, समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन महान है और कौन महान नहीं है, ना ही उसकी काउंटिंग की गई, ना ही उसको एक नियम के अंदर बांध दिया गया। गूगल पे अगर आप इसको सर्च भी करोगे तो आपको महान व्यक्तियों की लिस्ट तो मिल जाएगी, लेकिन वो एक नियम से बंधी हुई नहीं है। वो एक नियम से बंधी हुई नहीं है, मतलब सुपरिभाषित नहीं है, तो आप इसको नहीं बोल सकते। अगर हम बात करते हैं पालतू पशुओं का समूह, तो भाई जो पालतू पशु होते हैं उनका कोई एक नियम होता है क्या? वो किसी नियम से बंध जाते हैं कि हम 5 रहेंगे, हम 10 रहेंगे, हम 15 रहेंगे, हम 20 रहेंगे, हम 25 रहेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि भाई ये भी क्या है, एक समूह है। क्या है ये, समूह है, समुच्चय नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समूह। ठीक है, अब आप जब इसको समझते हो ट्रिग्नोमेट्री, तो आपके माइंड में ये प्रश्न आएगा कि भाई ये समुच्चय है कि समूह है, इसकी हम पहचान कैसे करें? तो देखिए, जब आप अपना, जैसे कि मान लिया जाए मैंने यहां लिख दिया जय श्री राम। क्या लिखा? जय श्री राम लिख दिया मैंने, जय श्री राम। अब जब मैंने यहां पर जय श्री राम लिखा है, क्या लिखा है? जय श्री राम। अब मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, देखिए, जय श्री राम। ठीक है, जब मैंने यहां पर जय श्री राम लिखा है और आपसे ये पूछ लिया जाता है, ये एक नियम से बंध गया है कि इस जय श्री राम में कितनी अल्फ़ाबेट होंगे, कितने अल्फ़ाबेट है? देखिए, अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हैं टोटल? 11 है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समूह। ठीक है, अब इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि ये समूह है कि समुच्चय है। तो देखिए, आप इसको कैसे याद रखोगे, आप इसको किस तरीके से याद रखना है आपको? जैसे कि मान लिया जाए, अगर हमने लिख दिया यहाँ पर देखिए, अब हम जैसे कि मान लिया जाए हमने यहां पर लिख दिया राम। क्या लिख दिया? राम। ठीक है, जब आपने यहां पर राम लिखा है तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला के कितने लेटर हैं?
3 है। कितने हैं? 3। अब क्या जब हम राम बोलते हैं तो राम में क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाई हमने ये लिख दिया, ठीक है? क्या हम राम इस तरीके से लिख सकते हैं? ठीक, तो यहां पर एक जो राम का नाम है, जिस राम को हम बोलते हैं, जैसे कि हम जय श्री राम बोलते हैं, तो यहां पर जो राम हमने लिखा है, क्या लिखा है? राम। तो राम में हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के 3 लेटर का उपयोग किया जाता है। कितने का किया जाता है? 3 का। ठीक, तो ये राम शब्द है जो एक नियम से बंध गया है, ठीक है? तो ये क्या है? एक समुच्चय है। क्या है? एक समुच्चय। अगर आप अपने नाम की स्पेलिंग लिखते हो तो भी वो क्या होगा? एक समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि वो एक नियम से बंध जाता है कि अगर आपके नाम में 5 स्पेलिंग आ रही है तो 5 ही आएगी, 6 आती है तो 6 आएगी, 7 आती है तो 7 आएगी। इसी प्रकार से ये जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है, इस ट्रिग्नोमेट्री को आप अमेरिका की लैंग्वेज में बोलोगे तो थोड़ी सी उसकी भाषा वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री ऐसे कुछ भी वो बोल सकते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, लेकिन स्पेलिंग वही होगी जो यहाँ पर लिखी गई है। इसमें कोई अंतर नहीं होगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है वो ऑलरेडी एक नियम से बंध गया है, वो एक सुपरिभाषित है। तो भाई हम इसको क्या बोल सकते हैं? समुच्चय बोल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समूह, तो ये क्या बन जाएगा? समुच्चय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समुच्चय बन जाएगा। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि कौन सा समूह होता है, कौन सा समुच्चय होता है, इन दोनों में रियली में अंतर क्या होता है। और यहाँ पर ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया। देखिए अब हम यहाँ पर समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा। प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे क्या कहा गया है? यदि देखिए एक समुच्चय आपको दिया गया है। क्या दिया गया? एक समुच्चय दिया गया है और एक सेट जो होता है, उस सेट के बारे में आपको बता देता हूँ। कोई भी समुच्चय अगर लिखा जाता है तो उन्होंने सेट ए लिखा है और इसके अंदर जो अवयव होते हैं, कोई भी समुच्चय जो होता है, कोई भी सेट जो होता है, उसके अंदर जो अवयव होते हैं, उसके जो सदस्य होते हैं, उनका एक नियम होता है। वो नियम क्या है मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बोला है -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5। ये इस बात को बताता है कि जो समुच्चय आप लिखते हो उसके अंदर कोई भी अवयव, कोई भी सदस्य 2 बार नहीं लिखा जाता। ठीक, ध्यान से समझना मेरी। मैं इस बात को आपसे बोल रहा हूं कि दुनिया का कोई भी समुच्चय अगर है तो उसके अंदर, जैसे कि मैंने लिख दिया A और मैं यहां ऐसा लिख देता हूं -5 और -5 लिख दिया। और अगर कोई इस बात को बोलते हैं कि ये समुच्चय है तो आप कहना ये समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? मैं आपको कारण बताता हूं। क्योंकि जो समुच्चय होता है, उसका नियम ये होता है कि उसके जो अवयव है, कोई भी अवयव 2 बार एक समुच्चय के अंदर नहीं आ सकते। ठीक, कहने का मतलब ये है कि इस समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखा जाता है। तो आप बोल सकते हो ये समुच्चय नहीं है। ये बात अपनी मेमोरी में बिल्कुल सेव करके रखना, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस बात को, इस प्रश्न ने आपसे पूछा है कि अगर मान लिया जाए मैंने -2 लिख दिया और यहाँ लिख दिया A और ये डैश लगा दिया, तो ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या ये 2 जो है ये सेट A से बना है, सेट A का अवयव है। तो देखिए ये जो साइन होता है, ये साइन को बोला जाता है अवयव है। क्या बोला जाता है? अवयव है। क्या बोला जाता है? अवयव है।
और इस साइन को क्या बोला जाता है? अवयव नहीं है। क्या बोलते हैं? अवयव नहीं है। ठीक है, ये क्या है? अवयव है, और ये क्या है? अवयव नहीं है। मतलब ये साइन जो होता है ये इस बात को बताता है कि ये किसका सदस्य है। जैसे कि यहाँ पर -2 लिया गया है, तो ये कहाँ से आया है? इस 2 से आया है। तो क्या लिख सकते हो? तो -2 अवयव है समुच्चय ए का। इसको क्या पढ़ा जाता है? -2 अवयव है समुच्चय ए का। ये बात जो होती है ये इस बात को बता रहा है कि -2 जो है वो सदस्य है, अवयव है किसका? सेट ए का। तो यहाँ पर यही प्रश्न हमसे इस प्रश्न क्रमांक 3 में हमसे किए गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रश्न ने आपसे कहा है आपको एक सेट दिया गया है, ठीक है, तब रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, ये प्रतीक किसका होता है? अवयव का। हमें मैथ्स में बताना है कि एक सदस्य है या नहीं, ये बात इसके अंदर हमको यहाँ पर बताना है। तो यह अवयव नहीं है, भरिए। मतलब यहाँ पर जो खालिस्तान हमको दिख रहे हैं, जैसे कि पहला सवाल हम देखते हैं, तो पहला जब हम इसको करेंगे तो क्या 5 इस सेट के अंदर आता है? इसके अंदर है क्या 5? देखो प्लस का 5, हाँ साहब है। ये 5 सेट ए समुच्चय ए से ही लिया गया है। जब ये समुच्चय ए से लिया गया है तो हमें ये बताना है कि हाँ ये 5 इसका सदस्य है, तो हम यहाँ पर ये वाला साइन लगा देंगे। अब इसको पढ़ा कैसे जाता है? ये साइन बोल रहा है कि 5 अवयव है समुच्चय ए का। मतलब ये जो 5 है ये सेट ए के अंदर आता है, ये इसका सदस्य है, ये सेट ए के अंदर से लिया गया है। ठीक, अब हम यहाँ पर बात करते हैं 0। क्या 0 इस सेट ए के अंदर आता है? तो हाँ साहब आता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो, सेकंड को जब आप हल करोगे तो 0 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 0 अवयव है सेट ए का, समुच्चय ए का। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है एक बार और समझ लीजिए। 0 अवयव है समुच्चय ए का, 0 अवयव है समुच्चय ए का। फिर अगला थर्ड समझते हैं। तो थर्ड क्या है? क्या -10 जो है इसके अंदर आता है सेट ए के अंदर? आप देख लीजिए नहीं आता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -10 अवयव नहीं है किसका? सेट ए का। ठीक है, अवयव नहीं है भाई, ये माइनस का जो 10 है ये अवयव नहीं है किसका? सेट ए का। अब हम बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ में क्या बोला गया है? क्या 1/2 इसके अंदर है क्या सेट ए के अंदर? नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/2 नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब 1/2 अवयव नहीं है किसका? समुच्चय ए का। अब हम फिफ्थ की बात करते हैं भाई। तो देखिए फिफ्थ में क्या दिया गया? -3 नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब क्या -3 इस समुच्चय के अंदर आता है? तो हाँ आता है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस इसमें आपको ये पहचान करना है और मैथ्स की लैंग्वेज में ये बताना है कि ये सदस्य है या नहीं है। सिर्फ आपको इसमें इतना सा ही बताना है।